तो 5 साल बाद एक बार फिर आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगेगा। आज गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, कारा, मद्य निषेध, उत्पाद निबंधन, निगरानी और खान एवं भूतत्व विभाग के मामले लिए जाएंगे। जनता दरबार के लिए आज सुबह से ही काफी संख्या में लोग यहां पहुंच गए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के भी अधिकांश लोग इसमें शामिल होने की उम्मीद ले आ गए हैं। आपको बता दें कि आज जनता दरबार में 200 से अधिक समस्याओं को सुना जाएगा, लेकिन जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। 5 साल बाद आज से मुख्यमंत्री जनता के दरबार में मौजूद रहेंगे और उसे लेकर सुनवाई आज 11 बजे से शुरू होगी। आप देखिए, हम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम जहां पर आयोजित है वहीं पर हम मौजूद हैं। 4 देश रत्न मार्ग है ये, जहां पर जनता दरबार लगेगा मुख्यमंत्री का। और यहां पर देखिए, चूंकि आज 11 बजे से ये जनता दरबार की शुरुआत होगी, उससे पहले भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस जनता दरबार में मुख्यमंत्री के सामने अपनी फरियाद लगाने के लिए। लेकिन सवाल है कि चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सरकार ने पहले ही बता दिया था कि लिमिटेड लोगों को ही इस जनता दरबार में बुलाया जाएगा। 200 की संख्या बताई जाती थी कि 200 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद वो आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग कहाँ से आए? अररिया जिला। रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? जी, हमको मालूम नहीं था, मगर मालूम क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम आलम। क्या तो रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ सर, फिर भी बोलते हैं कि जिला में जाइए और वहाँ डीएम की गाड़ी आएगी उसमें बैठ गए। उसमें नियम बनाया गया है कि आप डीएम के संपर्क में आएंगे, आपका कोरोना जांच होगा, उसके बाद आप यहाँ आएंगे। लेकिन तो सर ये तो पहले पूरा क्लियर नहीं किया गया था सर। कितने गरीब लोग कैसे कैसे आ रहे हैं सर, पहला बार 5 साल के बाद मिल रहा है। एक बार तो कोई ऑप्शनल व्यवस्था होनी चाहिए सर। क्या नाम है? मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। तो देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आपको एक बार हम पूरी तस्वीर दिखाते हैं। काफी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो कि बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं यहाँ पर अपनी फरियाद सुनाने के लिए मुख्यमंत्री को। लेकिन जो बातें सरकार ने बताई थी वो इन लोगों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाई। रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने कराया, लेकिन नियम बनाया गया है कि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो जिलाधिकारी के तहत उनको गाड़ी से वहां से सीधे यहाँ पर जनता दरबार में लाया जाएगा। उनका कोरोना टेस्ट होगा, क्योंकि कोरोना का समय है, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को भी कहीं ना कहीं ख्याल रखने की बात है। लेकिन लोगों तक सही मैसेज नहीं गया। जैसे ही लोगों को ये बताया गया कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर परेशानी निश्चित तौर पर लोगों को हुई है और जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा है। उसी का असर है कि इस तरह से भारी भीड़ जनता दरबार के बाहर देखी जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब आपको बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में कैसे शामिल हुआ जा सकता है। तो देखिए, जनता दरबार में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ऐप पर शिकायत करना पड़ता है। JKDMM नाम से बने ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद शिकायत के लिए आधार संख्या और मोबाइल नंबर यहां डालना होगा। आवेदन देने के साथ ही एक यूनिक संख्या जो है वो जनरेट होगी। यूनिक संख्या की जानकारी SMS या फिर ईमेल के जरिए आपको प्राप्त होगी। यूनिक संख्या के माध्यम से आवेदक अपनी शिकायत जान सकेंगे। यह तरीका है जिसके जरिए आप जनता दरबार में आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, जनता दरबार में शामिल होने के लिए इस बार कुछ खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसमें दूर से आए लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। हम आपको बताते हैं कि दूर के जिले से पटना जनता दरबार आने पर कई सुविधाएं मिल रही हैं और जो नजदीक के जिले में है वहां पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की जाएगी। हम आपको बताएं, अररिया और कटिहार जिलों के लिए आवेदक जो हैं वो बेगूसराय में रुक सकते हैं रात में। किशनगंज और पूर्णिया वालों के लिए समस्तीपुर। इसके अलावा देखिए, सहरसा और सुपौल वालों के लिए मुजफ्फरपुर। इसके अलावा भागलपुर और बांका जिले वालों के लिए नालंदा। इसके बाद पश्चिमी चंपारण और मधेपुरा जिलों के आवेदक जो हैं उनके लिए वैशाली में व्यवस्था की गई है। रात्रि विश्राम के बाद ये तमाम लोग जो हैं जनता दरबार में शामिल हो सकते हैं। तो व्यवस्थाएं बेहद खास तरीके से इस बार की गई हैं
कि कहां रुका जाएगा। जो दूर से लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और जो नजदीक के जिले हैं उनमें व्यवस्थाएं की गई कि रात में वहां रुकेंगे आवेदक और सुबह वो जनता दरबार में आ सकते हैं। और इस बार देखिए महीने के 3 सोमवार को जनता दरबार लगाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि किस किस सोमवार को किस विभाग से जुड़ी समस्याओं को सुना जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आज सोमवार की पहले सोमवार को क्या होगा। गृह राजस्व एवं भूमि सुधार, कारा, मद्य निषेध, उत्पाद निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग के मामलों की सुनवाई की जाएगी। ये पहले सोमवार की हम आपको बात बता रहे हैं। और देखिए अगर हम दूसरे सोमवार की बात करते हैं कि दूसरे सोमवार में क्या विभाग आएंगे सामने, तो देखिए स्वास्थ्य है, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, वित्त, श्रम संसाधन और दूसरे विभागों की सुनवाई दूसरे सोमवार को होगी। तीसरे सोमवार की बात करें तो देखिए ग्रामीण विकास विभाग है तीसरे सोमवार में, ग्रामीण कार्य है, पंचायती राज है, ऊर्जा, पथ निर्माण, पीएचडी, गन्ना विकास सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वन एवं पर्यावरण, भवन निर्माण और अन्य विभागों की सुनवाई तीसरे सोमवार को होगी। तो महीने में 3 सोमवार को सुनवाई होगी और 3 सोमवार में किन किन विभागों की सुनवाई होनी, आवेदक कहां आवेदन दे सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। साकेत हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। साकेत का रुख करते हैं। साकेत, कई लोगों की शिकायतों को भी हमने सुना कि लोग वहां पहुंच गए हैं बिना रजिस्ट्रेशन के भी, और रजिस्ट्रेशन वाले लोग भी वहां पहुंच गए हैं और शायद उनको नहीं बताया गया कि कैसे वहां आना है। तो अब उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? देखिए बिल्कुल अनु, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहुंचे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और वो सीधे यहां पर पहुंच गए। और उन लोगों का आरोप था, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी, कि उन लोगों तक मैसेज नहीं दिया गया। आप देखिए यहां पर अभी हम जनता दरबार के बाहर खड़े हैं, जो यहीं से आप सामने देख पा रहे होंगे। जनता दरबार यहीं इसी सड़क पर आगे जाकर 4 देश रत्न मार्ग है, वहां पर जनता दरबार मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। और उसके बाहर चूंकि पूरे इलाके को बैरिकेटिंग कर दिया गया है, अंदर तक जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ देखिए लंबी कतार यहाँ पर आपको लोगों की दिख रही है। ये सभी लोग ऐसे लोग हैं जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर पहुंच गए हैं, जबकि जो जनता दरबार में जो फरियादी आएंगे उसके लिए नियम बनाए गए हैं कि किस तरह से उन्हें अप्लाई करना है ऑनलाइन, और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके लिए बजाबता, चूंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में सबको कोरोना जांच कराना है और संबंधित जिलों के जिलाधिकारी उनको बसों के द्वारा यहाँ तक पहुंचाएंगे, जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो फरियादी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए और कई जिलों से हैं, अलग अलग जिलों के ये सभी लोग हैं और वो यहाँ पर आए हैं। और इन लोगों तक सूचना नहीं थी, ये लोग ये जान नहीं रहते कि इनको ऑनलाइन करा के आना है। साकेत, क्या इनके लिए कोई व्यवस्था होगी या बैरंग लौटेंगे ये लोग? नहीं, देखिए जो हमारी यहाँ पर बात हुई है, जो अधिकारी यहाँ पर हैं अनूप, उन लोगों का कहना है कि इन लोगों से जो एप्लीकेशन है वो जरूर ले लिया जाएगा। एक बार हम वहां पर चलते हैं अनूप और इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। अब देखिए सभी जो यहाँ पर पहुंचे हैं फरियादी, उनके पास एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर कतार में इनको खड़ा किया गया है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ऐसे भी इन लोगों को खड़ा नहीं करना था, बावजूद इसके इन लोगों को खड़ा किया गया है। आप लोगों से क्या यहाँ पर लाइन में लगवाया गया है? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए आए हैं। लाइन में लगाया गया है, एप्लीकेशन लिया जा रहा है जी, मजिस्ट्रेट के माध्यम से। निष्कर्ष नहीं निकला है सर, आदेश होगा सरकार का। साकेत, इनको अगर लाइन में खड़ा कर दिया गया तो जरा पूछिए, जो मजिस्ट्रेट इनको लाइन में लगा रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, एक दूसरे से बिल्कुल करीब चिपके हुए हैं और वो भी सचिवालय के सामने तमाम लोग हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का जनता दरबार यहाँ लग रहा है और वहाँ के बाहर की ये तस्वीर है। आप किस तरह से देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, बावजूद इसके इस तरह से लोगों को खड़ा किया गया है और इन लोगों से आवेदन लेने की बात कही जा रही है। एक बार हम यहाँ पर जो सुरक्षा में लगे लोग हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे कौन है ड्यूटी में? मजिस्ट्रेट साहब कौन? इन लोगों से एप्लीकेशन ले रहे हैं? नहीं, 5-5 करके इन लोगों को भेजा जा रहा है। कैसे खड़ा करवा दिए आप लोग? कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं जा रहा है। साकेत, आप नजर बनाए रखिए, बेहतर पहल की शुरुआत हुई जिसका इंतजार बिहार के तमाम लोगों को था और आज से इसकी शुरुआत हो गई। हम आगे भी जब जनता दरबार शुरू हो जाएगा तो आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया साकेत। चलिए बढ़ते आगे और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। दानापुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दानापुर के सादिसोपुर स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ है। ट्रैक पर रेल परिचालन को रोका गया है, पैसेंजर ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर दानापुर से, देखिए सादिसोपुर स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ है और यहां पर लोगों ने रेल ट्रैक के परिचालन पर
प्रदर्शन कर रेलवे का परिचालन रोका है और इन लोगों की मांग है, यहां पर स्टेशन पर अपनी मांगों को लेकर यहां पहुंचे थे। आरपीएफ जीआरपी की टीम मौके पर पहुंच गई है और ये हंगामा कर रहे हैं ट्रैक पर लोग। देखिए, कई एक्सप्रेस ट्रेन दानापुर में रुकी, रेल यात्रियों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद आश्वासन मिलने के बाद रेलों का परिचालन यहां बहाल कर दिया गया है। हालांकि जीआरपी की टीम भी यहां पर पहुंच गई है। अमरजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अमरजीत, क्या मांगे हैं इनकी और क्या इनको भरोसा मिला है? देखिए, इन लोग की मांग है कि लगातार इन लोगों को भीड़ में जाने में परेशानी हो रही है और मांग यह है कि ट्रेनें, जो लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं, वो बढ़ाई जाए ताकि इनको असुविधा ना हो। पिछले जो है लगभग 15 दिनों में बात की जाए तो लगभग 4-5 लोग जो है इस भीड़ की वजह से मौत हो गई है। 2 लोग लटके हुए थे गेट पे, उनका हाथ छूट गया और वो गिरकर मर गए। 2 गस्ती खा करके ट्रेन के अंदर जो है मौत हुई है, गस्ती खा करके गिर गए, उसके बाद जो उनकी मौत हुई है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं रेलवे से कि जो ट्रेनें हैं, जो लोकल ट्रेनें हैं, ऑफिसें खुल गई हैं और ट्रेन की जो संख्या है वो एक है, एक सुबह है, एक शाम है। इसमें भीड़ काफी लग जाती है और बक्सर तक का सफर बक्सर से पटना तक आना पड़ता है। इस बीच में जो है काफी स्टेशनें हैं और उसमें भीड़ काफी बढ़ जाती है। पटना आने वाले की संख्या ज्यादा है, इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे लोग परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर दानापुर के सरिसो स्टेशन पर लोगों ने ट्रैक को जाम किया। कई ट्रेनें यहां रुकी रही, यात्रियों की परेशानी हुई और ये तमाम लोग जो है प्रदर्शन करने वाले पैसेंजर ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत। दरभंगा एयरपोर्ट के चारों तरफ बाढ़ का पानी आ गया। हालांकि विमानों की आवाजाही जारी है और रनवे को पानी से कोई खतरा नहीं है। दरअसल केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत में बागमती नदी पर बने जमींदारी बांध के टूटने से इस इलाके में पानी लग गया, लेकिन हवाई सेवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आनंद का रुख करेंगे। आनंद, पानी पहुंच चुका है एयरपोर्ट पर, लेकिन रनवे पर इसका कोई खतरा नहीं है। क्या विमानों का परिचालन पर इसका असर पड़ेगा, ऐसा लग रहा है? क्योंकि आगे बारिश हुई तो पानी वहां पहुंच सकता है। देखिए अनूप, हम दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखाते हैं और बताते भी हैं कि फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं रनवे के साथ साथ जिस पानी की चर्चा हो रही है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएं। सबसे पहले हम आपको रनवे की तस्वीर दिखाते हैं। ठीक हमारे बाईं ओर आप देखिए दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे की तस्वीर, और इस रनवे पे अब से कुछ देर के बाद, आधा घंटे के बाद एक फ्लाइट भी आने वाली है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस तस्वीर को भी अपने दर्शकों को दिखाएं। लेकिन फिलहाल रनवे पूरी तरीके से सेफ है, रनवे पर कहीं से कोई बाढ़ का खतरा नहीं है। चूंकि अधवारा समूह के एक नदी थी जिसमें जमींदारी बांध टूटने की वजह से जो एयरपोर्ट के किनारे किनारे का जो इलाका है वहां पे नदी का पानी पहुंच गया था। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले नदी की तस्वीर और नदी के ठीक ऊपरी हिस्सा में जहां पे रनवे बना है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जिस तस्वीर के बहाने हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल दरभंगा रनवे पूरी तरीके से सेफ है। यहाँ पे लगातार विमानों का आवागमन चल रहा है और एक बाउंड्री आपको नजर आ रहा होगा, एक बाउंड्री नजर आ रहा होगा। ठीक बाउंड्री के उस तरफ रनवे है और बाउंड्री से सटे हुए नदी के पानी जो है वो गुजर रही है। तो जाहिर सी बात है अभी फिलहाल ऐसे खतरे की बात कोई नहीं है। आनंद, अगर आने वाले वक्त में बारिश होती है, जैसे अमूमन बरसात में बारिश होती है, तो क्या उसके बाद पानी का खतरा बन सकता है रनवे पर? क्या ऐसी स्थिति बन सकती है अगर ज्यादा बरसात हो तो? देखिए अभी जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा, उनसे हमारी बात हो रही थी। तो जो दरभंगा एयरपोर्ट है उसके चारों तरफ स्लुइस गेट बनाया गया है, मतलब जिधर से भी नदी गुजरती है उधर से स्लुइस गेट बनाया गया है कि अगर नदी का पानी अंदर घुसे तो उसे रोका जा सके। तो उन्होंने निर्देश साफ साफ दे दिया है कि किसी भी कीमत पे स्लुइस गेट को नहीं खोला जाएगा। और एक वजह यह भी है कि अगर पानी का दबाव थोड़ा बढ़ता भी है तो फिर भी दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल पानी नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लगातार तेज बारिश होती रहेगी और नदियों में उफान आता है तो थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। हम एक बार फिर से दरभंगा एयरपोर्ट के चारों तरफ पानी आ गया है, लेकिन रनवे पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है और विमानों का परिचालन भी लगातार हो रहा है यहां से। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात
तबाही की। गंडक की मुख्य धारा के पास से देखिए बाढ़ का पानी आ गया और यहां भारी तबाही मची है और इसकी वजह से गांव का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा है। कुछ दिन पहले जब गंडक का पानी बढ़ा था तो इस इलाके में भीषण तबाही हुई थी। गांव की कई झोपड़ियां नदी में विलीन हो गई थी, कई पक्के मकान भी टूट गए। यहां सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि वो 3 महीने ऐसे ही विस्थापितों की जिंदगी जीते हैं। जब पानी कम होता है तो फिर वापस अपने गांव आते हैं। गांव में 100 घरों की दलित बस्ती है। अभी हम जादवपुर दुकान पंचायत के मेहंदिया गांव में हैं और आप देखें कि मेहंदिया गांव के पास जो गंडक की जो मुख्य धारा है वो इधर लौट के आई है और उसकी वजह से जो गंडक का पानी कम हुआ है लेकिन उसका साइड इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो छठ घाट जहाँ पूजा होता था वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है और जो गंडक के जो धार है वो देखें आपके किस कदर धार जो है गाँव के पास से बह रही है। और जब पिछली बार जब पानी जब बढ़ा था यहाँ पर तब यहाँ पर बड़ी तबाही हुई थी। यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ पर जो झोपड़ियाँ हैं बिल्कुल मलबे में तब्दील। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए मेहंदिया गांव में किस कदर गंडक की तबाही मची थी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर लोगों का घर, लोगों की झोपड़ी सब कुछ कैसे तबाह हो गई थी और जो लोग हैं इस इलाके को छोड़कर तटबंधों पर चले गए थे। तो कम से कम यहाँ 100 घर है जो पानी में डूब गया था। 100 घर हम लोग पानी के अंदर रहते हैं सर। 3 महीने तक हम लोग को पानी में गुजारना पड़ता है। तो क्या क्या दिक्कत हुई थी आप लोगों को जब पानी बढ़ा था? अब हम लोग का दिक्कत क्या है, जो मिलता है वो खाते हैं, नहीं मिलता है तो इधर उधर से दर दुकान से ले आके खाते हैं, चिवड़ा मीठा खा कर रहते हैं। यहाँ तो कोई व्यवस्था सर है नहीं, चूल्हे में आँच भी नहीं बढ़ता है, पानी घुस जाता है। तो ये दिक्कत है कि पानी जब आता है तो हम लोग का बहुत तबाही होता है। हम लोग सब अपने बाल बच्चा लेकर जाते हैं वहाँ पर, वो बांध के ऊपर रहते हैं। फिर पानी कम होता है फिर यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, देखते हैं सब एक घर दुआर हम लोग का टूट गया, सब ले जाकर बांध पर रखते हैं। हम लोग का पास पैसा नहीं है, नहीं जमीन कहीं किनाता है, नहीं बनाते हैं, तो हम लोग ऐसे ही से मर रहे हैं। इनकी जो झोपड़ियाँ थी, जो सामान था, खाने का अनाज था, मवेशियों का जो पशुओं का जो चारा था, वो सब कुछ पानी में बह गया और इन्हें कोई सहायता भी नहीं मिलती है। और इनका कहना है कि 3 महीने तक ये ऐसे ही तटबंधों पर जीवन बिताते हैं। फिर जब पानी कम होता है तो घर में वापस आते हैं। घर जो टूटे हुए हैं, झोपड़ियाँ पूरी तरह बिखर गई हैं, फिर इन्हें संवारना पड़ता है इन्हें। और जब फिर पानी बढ़ता है तब इन्हें फिर कहीं जाना पड़ता है। तो बाढ़ पीड़ितों का जो दर्द है वो अंतहीन है और इनका सुनने वाला कोई नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों ने लोगों को सड़क पर ला दिया है। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के रुन्नी सैदपुर गांव में एक बड़ी आबादी रेलवे ट्रैक के किनारे रहने को मजबूर है। करीब 15 दिनों से लोग यहां पर रह रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं पहुंचा। देखिए हमारे सहयोगी राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के रेलवे ट्रैक के पास और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं बाढ़ पीड़ितों की वह दर्द, जिस दर्द में आज पिछले कई दिनों से लोग जीने को विवश है। लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं और ये बागमती और अधवारा समूह की जो नदियां हैं उसके जल स्तर में वृद्धि के कारण सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से पूरी तरीके से विस्थापित हो गए हैं और रेलवे ट्रैक के आसपास जो इलाका है उसको अपना आशियाना बना चुके हैं। और स्थिति काफी खराब कहा जा सकता है क्योंकि इनके पास 2 जून की रोटी की सबसे बड़ी समस्या है, पीने के लिए पानी नहीं है और लोग किसी तरीके से अपनी जीविका चला रहे हैं। हम लोग के घर में पानी है। अच्छा। अपना बाल बच्चा के लेके यहाँ ट्रेन के पटरी पर है, कोई सहारा नहीं है। काम लगता है तो करते हैं, नहीं लगता तो नहीं करते हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं है? कोई सर नहीं, कोई देखने सुनने वाला। हर साल यही होता है? जी हर साल। हम अमृत साल तो पहले ये बार चला था। वोट जो दिए हैं वो आया है कि नहीं देखने? कोई नहीं, कोई ना, कोई नहीं जी ना। हम यहाँ पर है न कोई देखने आता है न सुनने आता है। जहिया से जिस दिन से है उस दिन से कोई नामो चर्चा नहीं लिया है। सहा कहीं जनता मर रहा है, हमारा कहाँ मर रहा है, कहाँ की हो रहा है। जी कोई नहीं आया था, भी नहीं आया, ये भी नहीं देखा। जब वोट नहीं दिए तो विधायक जी जीता कैसे? अच्छा। आखिर वोट दिए जब भी विधायक जी जीता। अच्छा। लेकिन ये तो नहीं देखा से हमको जनता कैसा है, नहीं है, पानी में डूब रहा है कि मर रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और आज से बिहार में शैक्षणिक संस्थान खुल गए हैं। हालांकि फिलहाल 11वीं से ऊपर के ही क्लास की शुरुआत हुई है और साथ ही क्लास में 50% छात्रों की उपस्थिति की अनुमति दी गई। कोविड को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए। शिक्षण संस्थान के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। वहीं वैक्सीनेशन करा चुके शिक्षक और कर्मचारियों को इस संस्थान में प्रवेश की इजाजत दी गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पढ़ाई के लिए आने के दौरान किन किन नियमों का पालन करना होगा।
तो देखिए सभी क्लास में छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी जो है वो जरूरी कर दी गई है। स्टाफ रूम, कार्यालय, गेस्ट रूम, सभी जगह यही नियम लागू रहेंगे। संस्थान और स्कूल के सभी गेट खुले रहेंगे। आने और जाने के लिए अलग अलग गेट तय होंगे। जहां अधिक नामांकन होगा वहां 2 पालियों में क्लास का संचालन होगा। स्कूलों में समारोह त्योहारों के आयोजन से बचने की हिदायत भी दे दी गई है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।